हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजी एडीओ एग्ज़ाम का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा था। लेक्चर 1 में हमने रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय आजीविका मिशन देखा था, जिसको हमने लेक्चर 2 में जो आजीविका आपका पेपर है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो एडीओ का एग्ज़ाम है इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 विषय है। पहला है आपका जीएस, जिसको आप पीएससी में, व्यापम में सबके लिए पढ़ते हैं। दूसरा है आपका आजीविका, तीसरा है पंचायती राज, चौथा है रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास और पांचवा है हिंदी। इस तरह से ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो इनमें से हमने रूरल डेवलपमेंट लेक्चर फर्स्ट में देखा था, ग्रामीण विकास। लेक्चर 2 में हमने आजीविका देखा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सब्जेक्ट को आप साथ में करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आज हम अगेन ग्रामीण विकास का लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और ग्रामीण विकास में आज हम एमजी नरेगा देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ का मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है, जो कि प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वो डाउनलोड किस लिए करेंगे? यदि आप हमसे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में अपनी एडीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये कोर्स, एडीओ का कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल होने जा रहा है। और कब से अवेलेबल होने जा रहा है? तो 2 अप्रैल को ये कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, 2 अप्रैल को। तो यदि आप हमारे साथ अपनी एडीईओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैं आपको इसकी लिंक अवेलेबल करवा दूँगी। तो आप वहाँ से हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे इस कोर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, एडीईओ कोर्स के लिए। अब ये इस कोर्स की खासियत क्या है? एडीईओ कोर्स जो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, इस कोर्स की खासियत क्या है? तो ये कोर्स आपका जो रहेगा वो बाईलिंगुअल रहेगा, दोनों ही भाषा में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाया जाएगा आपको। इसमें अनलिमिटेड टाइम्स आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आप केवल इतनी बार ही बस देख सकते हो। आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 2 महीने बाद है, जब भी है, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप अपने इस कोर्स के लिए, जिसमें आपने एनरोल करवाए रहोगे, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हो। साथ में सभी वीडियो के पीडीएफ आपको मोबाइल ऐप में ही अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आप पढ़ भी सकते हैं, साथ में अपना नोट्स बना सकते हैं। फिर बात आती है क्या इस एडीओ कोर्स में सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके एडीओ में 5 सब्जेक्ट हैं, तो लेकिन ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ जो कोर्स लॉन्च कर रही है वो है केवल आजीविका के लिए, पंचायती राज के लिए और आपका ग्रामीण विकास के लिए। क्यों केवल ये 3 कोर्स हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड ही ये केवल 3 कोर्स के लिए हमारे पास आई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये 3 सब्जेक्ट के लिए ही एनरोलमेंट चाहते हैं। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इस कोर्स के थ्रू हमारे मोबाइल ऐप में जुड़ सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप से इस कोर्स में हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात आती है कि ये कोर्स कितने में रहेगा। तो ये इस कोर्स का रेट रखा गया है केवल 1199 लगभग 1200 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको अनलिमिटेड टाइम्स वैलिडिटी है अपने वीडियोस की, अनलिमिटेड टाइम्स आप जितना चाहें उतना देख सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी सबकी। साथ में
डाउट सॉल्विंग सेशन भी रहेगा। आपको यदि कोई भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल ऐप में जो चैट सेक्शन है वहाँ से आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज रहेंगी आपकी, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमसे जुड़ने के लिए एडीओ कोर्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे गूगल फॉर्म है, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, आप उस गूगल फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वो रजिस्ट्रेशन इसलिए है, वो मैंडेटरी है, आप सभी को करवाना है, इसलिए करवाना है जिससे हम आपसे जुड़ सकें और आपको सभी जानकारी दे सकें। तो आप वो गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और कमेंट सेक्शन में लिंक रहेगी, आप वहाँ से ये फॉर्म को भर दीजिए और हम आपको समय समय पर इस कोर्स की जानकारी के कि किस तरह से ये कोर्स है, आप किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं, हम आपको बताते रहेंगे। साथ में और भी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किस तरह से इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है एमजी नरेगा। साथ में आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी आपके जो भी सवाल है आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो अभी मैंने आपको बताया हम एमजी नरेगा देखने जा रहे हैं। तो एमजी नरेगा कहाँ पे गिवन है, तो आपका इकाई 2 है जो वहाँ पे देखिए ये गिवन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, एमजी नरेगा इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है एमजी नरेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा जैसे मैंने आपको सभी एक्ट्स के लिए बताया है, पहले तो कभी भी एक्ट पढ़ने लगो तो पहले तो उसका मेन जो क्रक्स है वो डेट से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको डेट याद होनी चाहिए। तो डेट आपको क्या क्या याद करनी है, तो सबसे पहले ये संसद द्वारा पारित कब हुआ, तो 23 अगस्त 2005 को। कब? 23 अगस्त 2005 को ये संसद द्वारा पारित हुआ। अब ये अधिनियम है तो उससे पहले ये विधेयक था, ठीक है, यानी कि बिल था। तो बिल पारित हो गया, उसके बाद ये क्या हुआ, अधिसूचित हुआ। तो अधिसूचित कब हुआ, 7 सितंबर 2005 को। कब? 7 सितंबर 2005 को। फिर उसके बाद पारित हो गया, अधिसूचित हो गया। लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ है ये 2 फरवरी 2006। कब? 2 फरवरी 2006। ये 3 डेट आप सभी को याद रखना है। क्या क्या? 23 अगस्त 2005, 7 सितंबर 2005 और 2 फरवरी 2006। ये 3 डेट आप लोग याद रखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में एमजी नरेगा के लिए। बाकी और चीज़ बाद में याद करना, पहले डेट याद कर लो, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या है, तो आगे है हमारा कि ये है क्या एमजी नरेगा, जो मेन इम्पॉर्टेंट ये क्या है, कैसा है, उसको हम अब देखते हैं। तो एमजी नरेगा जो है जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इन शॉर्ट एमजी नरेगा। ये जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसके थ्रू आई है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यानी कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने डेट देखा ना, अभी हमने डेट देखा। तो ये जो डेट है आपकी 2005 की, 2005 यानी कि ये अधिनियम का नाम क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, NREGA था, NREGA। MG नहीं था पहले, MG नहीं था पहले, याद रखना, MG नहीं था पहले, ये केवल था NREGA। क्या था? NREGA था 2005, ठीक है। इस अधिनियम के तहत में ये देश में आया है, देश में लागू हुआ इस अधिनियम में। यानी कि जो ये डेट आप देख रहे हैं वो किसकी डेट है, NREGA का, महात्मा गांधी का नहीं, NREGA का। ठीक, आगे देखते हैं हम। कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो भी टेंशन नहीं लेना, अरे यार स्टार्ट हो गया सेशन समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे
वीडियो को बढ़ने दो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ये पूरा और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा ही ये, ठीक है। अब बात आती है कि तो फिर ठीक है, आप अभी बता रहे हो कि NREGA है, तो ये फिर हम MG क्यों आगे जोड़ दिए हैं? तो वही यहाँ पे बताया गया है, महात्मा गांधी, यानी कि NREGA का नाम NREGA यानी कि नरेगा का नाम MG नरेगा कब पड़ा? तो 2 अक्टूबर 2010 को। कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2010। याद रहेगा आपको। इसको थोड़ा समझते हैं, कैसे समझेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। NREGA है, ठीक, इसका नाम अब क्या हो गया है? MG NREGA। नरेगा का नाम हो गया मनरेगा। मनरेगा बोलते हैं ना इन शॉर्ट में, वही है ये, ठीक है, मनरेगा बोलते हैं। तो ये कब हुआ है ये नाम? तो 2 अक्टूबर 2010 को हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं और क्या है इसमें, और क्या जानना है हमको। ये जानना है उद्देश्य क्या है। ठीक है, आप बता रहे हो एक्ट है, आप सभी को ये पता भी होगा NREGA के बारे में, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको एकदम एग्जैक्टली डेटा पता होना चाहिए। तो क्या है ये? तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखेंगे। ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि ये गारंटीड क्या करता है? गारंटी युक्त लिखा है ना, गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देता है। कितने दिन के लिए देता है? 100 डेज, 100 दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट देता है। तो किसको देता है ये देता है एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। तो क्या ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के ले जाता है क्या ये अधिनियम के तहत में कि नहीं चलो हमारे साथ काम करो? नहीं, किसको देता है? दोज हु आर विलिंग, इच्छुक लोगों को। इच्छुक और वो कौन है? बच्चे लोगों को पकड़ के ले गया क्या? नहीं। तो इच्छुक कौन है? इच्छुक वयस्क लोग हैं। वयस्क मतलब क्या होता है? एडल्ट मेंबर्स हैं। कौन है? एडल्ट मेंबर्स हैं, इच्छुक हैं, यानी कि खुद काम करना चाहते हैं और वो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क देता है, अकुशल श्रम देता है, यानी कि आपको स्किल नहीं चाहिए इसमें। अभी हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने आजीविका मिशन देखा था ना। तो आजीविका मिशन में हम क्या देख रहे थे कि सरकार हमको स्किल प्रदान कर रही है, स्किल के ट्रेनिंग दे रही थी। यदि आपने नहीं देखा है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ADO नाम से, तो आप जा कर के उसको पहले देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। तो वो उनमें क्या था कि सरकार क्या करती थी? हमको कुछ सिखाती थी। सिलाई नहीं आता तो सिलाई सिखा रही है हमको, यदि कि इलेक्ट्रिक का काम नहीं आता तो सरकार हमको स्किल दे रही है। लेकिन जो मनरेगा है, अब मैं बार बार मनरेगा बोलूँगी, MG NREGA नहीं, मनरेगा बोलूँगी, आप सभी को समझ में आ जाएगा, श्योरली आपको आएगा ही, ठीक है। क्या है तो हम कैसे समझे हैं इसको? ये क्या करती है? 100 दिन का हमको गारंटी युक्त रोजगार देती है। किसको देती है ये? तो ये देती है इच्छुक लोगों को, जो विलिंग है, यानी कि चाहते हैं खुद काम करना, ठीक है, उनको। तो ये विलिंग लोग कौन है? ये एडल्ट हैं। एडल्ट मतलब क्या होता है? जो वयस्क हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या प्रावधान करती है? तो ये क्या कोई स्किल का काम देती है? नहीं, तो ये अनस्किल्ड काम देती है, यानी कि आपको कुछ चीज़ नहीं भी आता है तो भी ये क्या कर रही है? रोजगार का प्रावधान कर रही है, रोजगार का प्रावधान कर रही है, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हमने इतना 4 पॉइंट्स, इस पेज से हमको 4 पॉइंट यदि याद है तो हमको बहुत कुछ याद हो गया, ठीक। और आगे देखते हैं, 100 दिन का तो गारंटीड रोजगार की बात की गई है, लेकिन क्या और क्या बात की गई है? लेकिन बोला गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ होते हैं और ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र और जनजातीय इलाकों में ये 150 दिनों का रोजगार प्रदान करती है।
याद रखेंगे आप लोग कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसका अधिनियम है, कहाँ से आया, संसद द्वारा पारित हुआ है, पर्टिकुलरली किसी राज्य का नहीं है, याद रखना, पर्टिकुलरली किसी राज्य का नहीं है, संसद द्वारा पारित हुआ है यह अधिनियम। ठीक है, तो क्या बोला है ये अधिनियम बोलता है सबसे पहली बात तो 100 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन जहाँ पे आता है तो ये बोलता है कि हम 150 दिन का रोजगार देंगे। किसको देंगे, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में और जनजातीय इलाकों में, ड्रॉट प्रोन एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में हम 150 डेज का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं इस अधिनियम के तहत। और आगे क्या आता है, और आगे ये आता है, अब हम छत्तीसगढ़ में हैं और आपका पेपर किसका है, CGADO एग्ज़ाम है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मनरेगा किस तरह से छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहा है। तो बात आती है छत्तीसगढ़ में फिर कितने दिन का रोजगार है, तो छत्तीसगढ़ में भी 100 दिन का रोजगार है, लेकिन अब कहाँ से आ गया, लेकिन 200 दिनों का रोजगार ये ड्रॉट प्रोन एरियाज में देता है, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 200 दिनों का रोजगार देती है, 200 दिनों के रोजगार का प्रावधान है इसकी वेबसाइट में। और आपको लिखेगा 100+50 ये जो है बढ़ा दिया गया है, यानी कि 150 डेज़ का ये रोजगार देने का प्रावधान इन्होंने किया है। बट ये डेटा एग्जैक्टली इसको हम क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद ही ये वाले डेटा को आप याद रखना। अभी आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, भारत सरकार बोलती है कि 100 दिनों का रोजगार देना सभी राज्यों को अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है हम 100 दिनों का रोजगार तो दे रहे हैं, साथ में हम सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 200 दिनों का रोजगार देंगे, लेकिन भारत सरकार बोलती है सूखाग्रस्त और जनजातीय इलाकों में आपको 150 दिन का रोजगार देना अनिवार्य है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको याद होगी, क्या याद करना है। यदि समझ में नहीं आया है तो रिपीटेड मोड में सुनना। पहली बात 100 दिन, दूसरी बात 150 दिन सूखाग्रस्त और जनजातीय इलाके, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है हम सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 200 दिनों का रोजगार देते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम लोग, आगे और क्या है, आगे है कि इस अधिनियम के तहत में बोला जाता है जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थियों में 1/3 महिलाएं होना अनिवार्य है। कितना, 1/3 महिलाएं होना अनिवार्य है। वयस्क की बात करी गई है यहाँ पे, एडल्ट फैमिली मेंबर्स, वयस्क महिला हो चाहे पुरुष, मेल हो चाहे फीमेल, इट डजेंट मैटर। ठीक है, यानी कि ये नहीं बोली है कि मेल, ये बोली है वयस्क होना चाहिए, एडल्ट फैमिली मेंबर्स होना चाहिए, तो हम उसको क्या करें, रोजगार का प्रावधान हम इस अधिनियम के तहत में कर रहे हैं। आगे और क्या है इस अधिनियम के तहत, तो आगे ये बोला गया है एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एन एप्लीकेंट्स रेसिडेंस एंड मिनिमम वेज आर टू बी पेड। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो बोला ये गया है कि आपको जो रोजगार दे रहे हैं, जो सरकार आपको जो रोजगार देगी वो आपके घर के 5 किलोमीटर के अंतराल में ही रहेगा। कितने में रहेगा, 5 किलोमीटर्स, विद इन 5 किलोमीटर्स रहेगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर्स के जो भी एप्लीकेंट्स, जो भी चाहते हैं, जो भी इच्छुक हैं, तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत सरकार इनको रोजगार का प्रावधान करेगी। लेकिन अब कहाँ से लेकिन आ गया, उसको आगे देखते हैं। लेकिन बोला गया है कि मान लीजिए यदि वो रोजगार 5 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में दिया जा रहा है तो सरकार क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देगी। क्या करेगी, परिवहन भत्ता देती है। ठीक है, याद रहेगा, सरकार पहली बात तो बोली है कि 5 किलोमीटर के अंतर्गत आप जहाँ पे भी रह रहे हैं या फिर जहाँ से आपने अप्लाई किया है, तो क्या प्रावधान है कि विद इन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंतराल में रोजगार का प्रावधान किया जाए। यदि नहीं किए तो 5 किलोमीटर से अधिक कर दिए तो बोला गया कि ठीक है कर दो, कोई बात नहीं, आप हमको परिवहन भत्ता दे दो, आप हमको आने जाने का खर्च दे दो, तो हम आ भी जाएंगे, चले भी जाएंगे, हम डेली आएंगे काम पे। ये बात कहाँ बोली गई है, इस अधिनियम में बोली गई है कि यदि 5 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में रोजगार मिलता है तो सरकार को परिवहन भत्ता देना अनिवार्य है।
ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देख रहे हैं आप, बेरोजगारी भत्ता, इसको हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये वाली बात को नहीं बता रही हूँ, आगे बताती हूँ इस बात को। तो इसमें और क्या है, और क्या इस अधिनियम में बोला गया है, ये अधिनियम हमको क्या करता है, हमको रोजगार दिया ना, यानी कि ये क्या करे, डिग्निटी ऑफ लेबर का मान कर रहा है, यानी कि श्रम की गरिमा बढ़ा रहा है। अकुशल श्रम है ना, अनस्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, लेकिन क्या है, गरिमा तो बढ़ाया, यानी कि काम तो कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ठीक है, गरिमा बढ़ा दिया, पेपर में लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए है क्या, नहीं। ये अधिनियम हमको क्या करता है, लीगली गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है, कानूनी स्तर पर हमको गारंटी देता है रोजगार की, कानूनी स्तर पर। अब कानूनी स्तर क्या हुआ, इसका मतलब एमजी नरेगा, मनरेगा हमको राइट टू वर्क देता है, जो कि हमारा एक लीगल राइट है। राइट टू वर्क हमको एक लीगल राइट के फॉर्म में देता है, ठीक है, यानी कि कार्य करने का अधिकार देता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि लीगल गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, कानूनी स्तर पर ये क्या करता है, मनरेगा रोजगार की गारंटी देता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है, ठीक है। याद रहेगा, आप लोगों को याद रखना है आप लोगों को, ठीक। आगे देखते हैं और क्या है, और ये क्या करता है कि ये कोशिश ये की गई है, जब मनरेगा लाया गया था तो कोशिश ये की गई कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत सभी जिलों को सम्मिलित किया जाए, एक्सेप्ट अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट विच आर फुली अर्बनाइज्ड, जो कि पूरी तरह से अर्बन एरियाज़ हैं, तो वहाँ उन लोगों को मनरेगा में कार्य करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा सरकार का मानना था, क्योंकि सभी लोग वहाँ तो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, वहाँ पे सब क्या होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। और आज की डेट में तो जहाँ टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, डिजिटल इंडिया है, जहाँ पे बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया की बात है, तो वहाँ पे तो स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड होती है, वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। तो कोशिश ये क्या की गई है कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज़ में क्या किया जाए, हम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे सकें। और ये आप कोरोना काल में देखे ही होंगे, जब प्रवासी मजदूर सभी अपने अपने घरों की ओर जब लौटे हैं, तो सरकारें क्या की है कि मनरेगा के तहत उनको रोजगार उपलब्ध कराए हैं। हालांकि ये डिबेटेबल इशू है, डिबेट करने वाला इशू है मनरेगा, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप डिबेट करने मत चले जाना कि नहीं ऐसा है या वैसा है, ये बोला गया कि वो बोला गया, नहीं। आपको अभी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम के जैसा ही पढ़ो, डिबेट करने के लिए मत बैठना। अब बोला गया, कोशिश ये की गई कि सभी जिलों में, भारत के सभी जिलों में, एक्सेप्ट जो फुली अर्बनाइज्ड है उनको छोड़ करके। तो प्रेजेंट का स्टेटस क्या है, प्रेजेंट का स्टेटस ये आज तक का स्टेटस है, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक का स्टेटस है। ये आपका एग्ज़ाम जब होगा ना, तब एक बार मैं और आपको बता दूंगी कि प्रेजेंट का स्टेटस क्या है। हालांकि बहुत कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये आज तक का स्टेटस है। यदि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जा करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये डेटा, क्योंकि ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही निकाला है, ठीक है। तो आपको भी मिल जाएगा, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, कितने जिलों के, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं मनरेगा जहाँ पे लागू है, तो है 714। याद रखना, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। 714 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। विकास खंड कितने हैं, तो 7138 हैं। ग्राम पंचायत कितनी है, तो 269395। डेटा है, रटना ही पड़ेगा आपको कि कितने कहाँ पे मनरेगा अभी प्रेजेंट में, वर्तमान स्थिति क्या है मनरेगा की, तो 714 है। कुल कितने ज़िलों में है ये, तो 714 डिस्ट्रिक्ट्स में है। कितने ब्लॉक्स में है, तो 7138 में है। ये पूरा ओवरऑल इन इंडिया का डेटा है, ठीक है। फिर ग्राम पंचायत कितने हैं, तो 269395। यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में हम आगे देखेंगे। याद रखना, मैंने आपको
एक तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए मैंने आपको बोला है कि मैं आगे बताऊंगी, और एक ग्राम पंचायत की बात आगे मैं आपको बताऊंगी। अब बात आती है कि देंगे कितना। ठीक है, आप हमसे 100 दिन के लिए रोजगार बोल रहे हो, दोगे कितना? तो इस अधिनियम में बोला गया है कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में मिलकर के डिसाइड करेंगी कि मनरेगा के तहत कितनी सैलरी देनी है। ठीक है, याद रहेगा कि मनरेगा के तहत कितनी सैलरी देनी है, इसका डिसीजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के करेगी। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट, क्या बात आती है? एज पर द प्रोविजन एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट within 15 days from the date of submission of application or from the day the work is requisitioned। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत कार्य करने का इच्छुक है, कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत कार्य करने का इच्छुक है, वो क्या किया, इसमें क्या बोला गया है? विलिंग होना चाहिए ना। आपकी इच्छा है मनरेगा में कार्य करने की तो करिए, पकड़ पकड़ के नहीं ले जा रहे हैं ये। तो जब इच्छा की बात आई तो ये जो है एप्लीकेशन देगा। ठीक है, जो ये एप्लीकेशन दिया है उसके 15 दिनों के भीतर में 15 दिनों के भीतर में रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। याद रखना आप लोग, ठीक है। ये क्यों याद रखना, आगे भी बताऊंगी क्यों याद रखने के लिए बोली हूँ। 15 दिनों के भीतर में कोई भी व्यक्ति इच्छुक है कार्य करने के लिए, रोजगार पाना चाहता है, तो वो एप्लीकेशन देगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत बोला गया है कि उस एप्लीकेशन के 15 दिनों के अंदर रोजगार देना अनिवार्य है। 15 दिनों के अंतर्गत यदि नहीं दिए तो क्या करोगे? यदि नहीं दिए तो भी देखेंगे कि क्या कर लेंगे। मतलब समझ रहे हो? इस तरह आपको मैं केवल पढ़ने का एक तरीका बता रही हूँ, ऐसा कहीं पे नहीं लिया तो ता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको याद कैसे हो जाए? सिंपल से सिंपल वे में, क्योंकि आप यदि सुने रहोगे ना तो आपके एग्ज़ाम में ये बातें जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठोगे और आप रिवीजन नहीं भी किए हो ना तो आपके कान में ये बात गूंजेगी, अच्छा हमने किस तरह से सुना है, हमने किस तरह से पढ़ा है, वो बातें याद आती हैं, ज़रूर याद आती हैं जो हम सुने रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या बताया, 15 दिनों के भीतर एप्लीकेशन दिए हैं, 15 दिनों के भीतर में हमको रोजगार चाहिए, यानी कि दे रहे हैं। नहीं दिए तो उसको आगे देखेंगे, लेकिन ये क्या है, हम मांग रहे हैं, हमारी इच्छा है। इसीलिए बोला गया है कि जो नरेगा है वो डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। डिमांड ड्रिवन मतलब मांग संचालित कार्यक्रम है, डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। अब याद करो, मैंने आपको जब राष्ट्रीय आजीविका मिशन बताया था और स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का अंतर बताया था, और मैंने बताया था ये एग्ज़ाम में आया था, तो मैंने आपको NRLM में क्या बोला था कि ये डिमांड ड्रिवन स्ट्रेटेजी है, बताया था। लेक्चर 2 को देखना, याद आएगा आपको। लेक्चर 2 को देखना, जो मैं बोल रही हूँ लेक्चर 2 में मैंने ये चीज़ को बताया था। उसी तरह से नरेगा भी एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी कि मांग संचालित कार्यक्रम है, जो कि क्या करता है, योग्य श्रमिकों की मांग पर 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करता है यह अधिनियम। अब मैंने आपसे कहा यदि 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिए तो, यदि 15 दिन के भीतर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ होती है तो सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये मैंने बोला था ना, मैं आगे आपको बताऊंगी बेरोजगारी भत्ता, ये है वो बात। ठीक है, कि 15 दिनों के भीतर में, तो पहली बात तो ये है कि एप्लीकेशन दिए, उसके 15 दिनों के भीतर में आप हमको रोजगार दे दो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। यदि नहीं दोगे तो आपको 15 दिन के बाद में हमको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा, याद करना है आपको। ठीक, आगे देखते हैं इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, यानी कि कौन आखिर देखता कौन है कि मनरेगा के तहत में सब कुछ सभी को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, क्या किस तरह से, कौन इच्छुक है कौन नहीं है, ये सब किसके पास रहता है। तो ये बोला गया है कि जो मनरेगा है उसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इसको मुख्य रूप से लागू करती है। कौन लागू करवाता है? ग्राम पंचायत, याद रखना है ना, ग्राम पंचायत।
या इस मनरेगा के तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई काम नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स का, ठेकेदारों का जो प्रवेश है वो निषेध है। ठेकेदारों की संलिप्तता प्रतिबंधित है इसमें। इस मनरेगा के तहत में कोई ठेकेदार नहीं है। सब कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत ही सब कुछ पूरा डेटा रखती है, किसको क्या चाहिए किसको नहीं चाहिए, ये सब ग्राम पंचायत देखती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सेशन है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना है कि पूछ सकते हैं ये सब। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए ये लेक्चर को। आगे और क्या आता है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या करती है, पंचायती राज संस्थान क्या करते हैं, इनका 3 मुख्य काम है। और वो 3 क्या क्या मुख्य काम है, ये किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये है प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट? मॉनिटरिंग ऑफ वर्क्स। यानी कि पंचायती राज संस्थान का मुख्य क्या क्या कार्य है? नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी। कार्यों की निगरानी करना है इनको, ये चीज़ को याद रखना। नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ऑफ वर्क्स। इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए बोल रही हूँ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से ये सेशन को अटेंड करना। नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ऑफ वर्क्स किसका काम है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का काम है। आगे देखते हैं और क्या है इस अधिनियम के तहत में, तो है फंड स्पेंडिंग। बात हमने की ना, हमने अभी देखा ना कि सब कुछ क्या करता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके इसके लिए सैलरी डिसाइड करती है कि इसको कितना क्या देना है। ये सब कौन निर्धारित कर रहा है? आपस में मिल करके केंद्र और राज्य सरकार। क्योंकि एग्जैक्टली राज्य सरकार क्या करती है मनरेगा के तहत में, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो एग्जैक्टली में कौन इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाता है? राज्यों की जिम्मेदारी आती है। ठीक है, अब फंडिंग देख लेते हैं, किस तरह से ये कुल राशि जो है धन व्यय क्या किस तरह से किया जाता है। तो इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है, और वो क्या क्या क्षेत्र है उसको देखते हैं हम। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक की मजदूरी। फिर आता है दूसरे नंबर पे आवश्यक सामग्री। तीसरे नंबर पे आता है प्रशासनिक लागत। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये 3 सेक्टर्स में जो भी स्पेंडिंग होती है मेनली 3 सेक्टर्स में होती है। और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? पहली बात तो ये है अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स को वेज देना, सैलरी देना। किसको किसको दे रहे हैं? पहली बात अनस्किल्ड, अकुशल श्रमिक। फिर उसके बाद आते अर्धकुशल, और तीसरे में कौन आते हैं? स्किल्ड वर्कर्स। कुशल श्रमिक को जो मजदूरी देनी है यानी कि वेज देने हैं, ये उसमें खर्च करेंगे ये पैसे को। दूसरी बात किस में करेंगे? मटेरियल रिक्वायर्ड, कुछ आवश्यक सामग्री है यानी कि कुछ रोजगार देने, कुछ आवश्यक सामग्री है, क्या करवा रहे हो क्या नहीं। क्योंकि बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मनरेगा का, तो मनरेगा का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है जैसे कि रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, कैनाल्स, ब्रिज, ये सब जो बनाते हैं वो क्या करते हैं? मनरेगा के लेबर्स के द्वारा ही करवाया जाता है। नहर निर्माण हो गया, रोड का निर्माण हो गया, तो मनरेगा के वर्कर्स के द्वारा ही करवाया जाता है। तो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन मनरेगा का ये है, किसमें है? रोड में, रेलवे में, कैनाल में, ब्रिजेस में जो भी बनते हैं ये मनरेगा के मजदूर ही करते हैं अधिकतर काम। तो क्या ऐसे ही बस उनको कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। तो वो जो आवश्यकता है सामग्री की उसका खर्च आएगा। फिर पहला खर्च क्या आया? मजदूरी तो दो, काम ले रहे हो हमसे, मजदूरी दो, तो उसका खर्च है। दूसरा खर्च क्या है? मटेरियल, सामग्री की आवश्यकता है तो खरीदने के लिए खर्च होगा, वहाँ पे भी खर्च करना। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रशासनिक लागत जो लगती है कि कहाँ पे क्या पेपर वर्क्स है, कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो भी वर्क होते हैं प्रशासनिक, उसमें भी खर्च आता है। तो इसका मतलब 3 धन किस तरह से कुल 3 क्षेत्रों में धन व्यय किए जाते हैं मनरेगा के तहत, याद रखना आप लोग। ठीक है, टोटल 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो सभी फंड्स जो है स्पेंड होते हैं।
ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि ये है, अब आपका काम क्या है, आपको याद करना है इसको, ठीक है। फिर आता है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा खर्च वहन करना। किस तरह से वो खर्च वहन करते हैं तो उसको समझते हैं हम लोग। 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, पहले सुन लो फिर कैसे याद करोगी वो भी बताऊंगी। पहली बात तो क्या है, 100% जो अनस्किल्ड लेबर है ना, अकुशल श्रमिक, वो 75% सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर, यानी कि जो अर्ध कुशल है और जो कुशल है, कुशल श्रमिक। ठीक, अब आप बोल रहे होगे ये क्या डेटा है, समझ में नहीं आ रहा है, आएगा आप लोगों को। 100% हो गया, 75% हो गया, और बाकी सामग्री की लागत का 25% तथा प्रशासनिक लागत का 6%। ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, केंद्र सरकार। देखो जो भी खर्चा आया, जो भी खर्च आ रहा है, मान लीजिए 100 रुपये का खर्च है, कितने का खर्च है, 100 नहीं लेते, 100 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1000 रुपये का खर्च है। 1000 रुपये में क्या बोला गया है कि 100% ऑफ द कॉस्ट, इसमें जो भी वेज देना है, किसको देना है, अकुशल श्रमिकों को। किसको, अकुशल श्रमिकों को जो मजदूरी दोगे उसका 100%, उसका 100% कौन वहन करेगा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को जो मजदूरी दोगे, मान लो 100 रुपये दे रहे हो तो 75 रुपये केंद्र सरकार दी है, और बाकी बचा हुआ आगे बताऊंगी कौन दिया है, 25 बचा है, 75 कौन दे दिया है, इन लोगों को 100 रुपये, इनको टोटल वेज जा रहा है, किसको किसको जा रहा है, जो अर्ध कुशल हैं और जो कुशल श्रमिक हैं, इनको 100 रुपये यदि वेज मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, तो इनकी मजदूरी का 75 रुपये केंद्र सरकार अदा कर रही है और 25 रुपये राज्य सरकार अदा करती है। ठीक है, आगे बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन इतना जान लो। लेकिन जो अकुशल श्रमिक है उनका पूरा खर्चा कौन वहन करता है, केंद्र सरकार वहन करती है। फिर बात आती है जो सामग्री की लागत आती है, यानी कि जो भी मटेरियल कॉस्ट है उसका 75% कौन वहन किया, केंद्र सरकार वहन की, और जो प्रशासनिक व्यय है, प्रशासनिक लागत है, उसका 6% कौन खर्च वहन करता है, केंद्र सरकार। अब बचा कितना, पहली बात 100% तो अनस्किल्ड लेबर्स का हो गया, यानी कि ये इनका तो बिल्कुल नहीं बचा। 25 किसका बचा है, 25 बचा है अर्धकुशल, सेमी स्किल्ड, और किसका बचा है, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, इनका 25% बचा। और फिर उसके बाद सामग्री का लागत कितना बचा, 25% बचा। फिर उसके बाद 6% यानी कि 94% किसका बचा, जो भी प्रशासनिक लागत है उसका बचा। ये लिखा नहीं गया है, ये जो 100 नहीं, यहाँ पे 100 तो हट गया, 25 यानी कि 25 और 94 ये लिखा नहीं गया है। लेकिन क्या है, बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनो। इसमें बोला गया है कि 3 कैटेगरी आपको समझ में आई, खर्च कहाँ कहाँ करना है, तो खर्च यहाँ पे करना है जो मैंने अभी आपको बताया। खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, ये खर्च करेंगे अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी में, आवश्यक सामग्री में और प्रशासनिक लागत में। ये इनका खर्चा है, ये मेन एरिया है, बन गया इतना इतना, इसमें खर्च करना है। अब बात आती है कौन कितना खर्च करेगा, तो पहली बात आती है जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, अकुशल श्रमिक है, उनका जो 100% है, उनकी मजदूरी पूरा का पूरा केंद्र सरकार दे रही है। ठीक, दूसरी बात आती है जो अर्धकुशल और कुशल श्रमिक हैं, उनकी मजदूरी का 75% केंद्र सरकार दी है। कितना, 75%। ठीक, बचा हुआ कौन दिया, राज्य सरकार। आगे देखें और क्या है, आगे है किसमें, सामग्री की लागत, सामग्री में भी तो लगा, तो सामग्री में 75% खर्च जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। बचा कितना, 25% कौन किया, राज्य सरकार। अब आया 6% जो प्रशासनिक लागत है उसका 6% केंद्र सरकार खर्च वहन करेगी, और बचा हुआ
जितना भी प्रतिशत है वो कौन वहन करता है? राज्य सरकार वहन करती है। इस तरह से इनके बीच खर्च का विभाजन किया जाता है, यानी कि क्या स्पेंड करना है, किसमें कितना करना है, इस तरह से इनका विभाजन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं आया है, आ सकता है इस बार की एग्ज़ाम में, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसको अब तक हमने जो भी देखा है, क्या उससे आपके पेपर में कोई, यानी कि जब प्रीवियसली ये हुआ था ईडीओ का एग्ज़ाम, क्या उसमें से अब तक हमने जो देखा क्या कुछ पूछा गया है? तो देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है आपसे, हाउ मेनी डेज आफ्टर डिमांडिंग वर्क विल द एप्लीकेंट बी एंटाइटल्ड टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अंडर MG नरेगा। मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है? तो मैंने आपको क्या बताया था? 15 दिन बताया था मैंने अभी। 15 दिनों के बाद में, यानी कि 15 दिन के अंदर में रोजगार देना है। यदि सरकार असमर्थ है नहीं देने के, तो क्या करेगी सरकार? सरकार बेरोजगारी भत्ता अदा करने के लिए बाध्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रूरल डेवलपमेंट का है ना, ग्रामीण विकास का क्वेश्चन है। फिर आता है आपका, फॉर हाउ मेनी डेज अ हाउस होल्ड मे गेट एम्प्लॉयमेंट इन ड्रॉट प्रोन एरियाज इन छत्तीसगढ़ अंडर MG नरेगा। मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है? तो मैंने क्या बताया है, केंद्र सरकार कितने का प्रावधान की है? 150 का। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है हम 200 दिनों का रोजगार देंगे। कहाँ? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हम 200 दिन देंगे, ठीक है। तो अब तक जो हमने देखा है उसमें से ये 2 क्वेश्चन आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि MG नरेगा कंप्लीट हो गया है, इसका और भी ये बहुत और भी पार्ट है जिसको हम और भी कवर करेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में ये जो सेशन हुआ है इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। बहुत लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करना तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना यदि आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो। साथ में यदि आप अपनी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हमारे साथ अपनी ADO एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे मोबाइल ऐप कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ में कमेंट सेक्शन में पिंड है, तो आप हमसे उसमें भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हमारे द्वारा ये पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा। साथ में आपके पास जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहेंगे। आप जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। आप PDF भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो आपके पास में ही रहेगा। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल फॉर्म जो लिंक में रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और कमेंट सेक्शन में रहेगा, आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए जिससे हम आपसे कनेक्ट हो सके। और 2 तारीख को यानी कि परसों जो है ये कोर्स हमारे ऐप में लॉन्च होने वाला है। ये कोर्स हमारे ऐप में लॉन्च होने वाला है, तो आप हमसे जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं क्योंकि लिमिटेड ऑफर्स रहते हैं, तो आप इस कोर्स में जल्द से जल्द हमसे जुड़ सकते हैं। 2 अप्रैल को ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।